अब हमने लास्ट टाइम एक्सपेक्टिव मैक्स में क्या देखा था कि हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ओपोनेंट जो है वो सबसे बेस्ट खेलेगा, और सारी प्लानिंग जो है वो उसी हिसाब से की गई थी। लेकिन हमारे पास बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जहां ओपोनेंट जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करता, उसका एक्शन जो है वो रैंडम हो सकता है। अब रैंडम होगा तो हमारे पास चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। देखते हैं उसको मॉडल कैसे किया जा सकता है। अब हमारे पास ये अगर केस था मिन मैक्स से, अगर हम इसको कर रहे होते, मिन मैक्स अगर हम इसको कर रहे हैं मिन मैक्स से अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे वैल्यू 10 आएगी और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, मिनिमाइज कर रहा है तो मिनिमम पिक कर रहा है 9। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू अब हमारे पास आनी है तो हमने हर सूरत में टाइम पिक करना है। लेकिन अगर हम देखें वैसे तो यहाँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 100 अवेलेबल है। डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 100 इज लार्ज। अगर हमें कहीं से आइडिया हो जाता है या हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हाँ जो नेक्स्ट हमारे पास प्लेयर है, ओपोनेंट प्लेयर है, वो बेस्ट अपना नहीं परफॉर्म कर रहा, सम टाइम जो है वो अपना गेम जो है एवरेज या रैंडमली बिल्कुल पुअर भी खेल सकता है, देन इन दैट केस हमारे पास ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है और हमें एक बहुत बड़ा मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है। 10 के मुकाबले में 100 जो है स्कोर वो प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए कैसे मॉडल किया जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास जो एडवर्सरी है उसका हम एवरेज देख रहे हैं कि वो हमारे पास ऑन एन एवरेज किस तरीके से परफॉर्म किया कर रहा है। अगर तो वो हमेशा ही बेस्ट परफॉर्म करता है फिर तो हमारे पास कोई रिस्क लेने के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हमने यहाँ पे रिस्क भी लेना है, चांस लेना है। तो अगर तो हमारे पास वो अक्सर रैंडमली प्ले कर जाता है, बुरा प्ले कर जाता है, तो हमने उससे यही एक्सपेक्ट करना है कि देन देयर इज अ चांस कि हम अगर इस पॉइंट को, इस डायरेक्शन या इस एक्शन को ले लें कि ये एक्शन ए है और ये हमारा एक्शन बी है, देन देयर इज अ चांस कि एक्शन बी हम प्ले करें। अगर तो वो बहुत अच्छा खेल गया तो हमें यहाँ जितना हमने पहले हासिल करना था उससे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम मॉडल करते हैं दूसरे केस के अंदर कि अब हमारे पास वर्स्ट केस क्या था, जब ये बहुत अच्छा खेलता, अच्छा नहीं खेलता, तब हम इसको नेम दे रहे हैं कि ये हमारे पास एवरेज केस है कि ऑन एन एवरेज जो है दूसरा एडवर्सरी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, रैंडम उसके अंदर एक्शन शामिल हैं, तो हमारे पास मार्जिन हासिल करने के, रिवॉर्ड हासिल करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसको डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इसको राउंड ट्राइंगल दिखाने की जगह सर्कल के थ्रू दिखाया जा रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट करने का मकसद क्या है कि हम एक नई फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ये खेलने वाला है ये नहीं, हमारे केस में वर्स्ट केस परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमारे पास चांस है कि यहाँ पे वो जो रिजल्ट हासिल करेगा उसमें हमें ज़्यादा मार्जिन हासिल करने के चांसेस बन जाए। अब हमने ये देखना है कि कैसे हमें मालूम होगा कि एक्शन जो है वो हमारे पास ये एक्सपेक्टिव मैक्स या रैंडमनेस की तरफ जा रहा है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम इसके अंदर कर रहे हैं वो यही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ओपोनेंट प्लेयर है वो रैंडमली खेल जाता है, हमेशा बेस्ट नहीं खेल रहा, अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। उसके पास चांसेस हैं कि वो कभी लेफ्ट मूव करे, कभी राइट मूव करे विदाउट एनी स्ट्रेटजी। जब भी उसके पास स्ट्रेटजी मौजूद है तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा खेलेगा।
लेकिन अगर उसके पास स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है, उसको नहीं मालूम कि उसने करना क्या है, देन कि हमारे पास ऑप्शन है कि वो गलत खेल जाए। और अगर वो गलत खेलेगा देन हमारे पास रिवॉर्ड जो है वो लार्जर हो सकता है। और इस चीज़ को हम कर रहे हैं नाम मिनिमैक्स करने की जगह एक्सपेक्टेड, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है ओपोनेंट हमारा वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे पास लॉस शामिल है। अगर ये लॉस बहुत ज़्यादा होता कि हमें ज़ीरो भी होता, ज़ीरो हो जाता, तब हमारे पास एक रिस्क और बढ़ जाता है कि हम इसको लेंगे तो हमारे पास रिवॉर्ड हासिल हो रहा है वो डिक्रीज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ जो इस वक्त सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है, इसमें डिक्रीज बहुत कम है। हमारे पास है कि ठीक है, अगर 10 हम हासिल नहीं करते, थोड़ा सा लेस हासिल हो जाएगा, 9 हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो है लक हमारे पास बहुत अच्छी रही, इसने अच्छा नहीं खेला, जो ओपोनेंट है उसने अच्छा नहीं खेला, तो हमारा चांस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक लॉटरी की तरह का हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमने एक सिक्का ऐड किया है, हम सिक्के डाल डाल रहे हैं, अगर तो हार गए तो हमारे पास सिर्फ एक सिक्का जो है वो ज़ाया हो रहा है। अगर जीत गए तो हमारे पास रिवॉर्ड जो है वो बहुत लार्जर फॉर्मेट में हमें मिल सकता है। तो अब इसको डिफाइन हम यही कर रहे हैं कि अगर तो हम वर्स्ट केस की तरफ जा रहे हैं तब तो वह है मिनी मैक्स। और अगर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं दूसरे से कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, अपना एवरेज केस परफॉर्म करेगा, तो हमारे पास जो सिनेरियो है दैट इज एक्सपेक्टिंग मैक्स। अब ये कर क्या रहा है या कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम ये कहते हैं कि कंप्यूट द एवरेज स्कोर अंडर द ऑप्टिमल, कि हम उसका नॉर्मली एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना एक चांस बन रहा है कि दोनों में से किसको पिक आउट करेंगे, क्योंकि हमें मॉडल भी आउट करना है कि हम इन दोनों पे पिक आउट कर रहे हैं, तो हम इसमें से कैसे पिक आउट करें। तो अगर हम देखें तो इसका एवरेज जो है हमारे पास से दोनों वैल्यू 10 है, तो एवरेज भी हमारे पास 10 आएगा। इस केस में हम देखें तो इसका राउंड अबाउट 53 या 52 के राउंड तक जो है वैल्यू 53 की राउंड अबाउट वैल्यूज हमारे पास आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास लार्जर है, यहाँ हमारे पास चांस जो है वो ज़्यादा है। और ये वैल्यू पिक अगर एक्सपेक्टिव मैक्स स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस साइड पर जाने की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस साइड। इवन ज़ीरो के केस में भी देखें तो हमारे पास 50 वैल्यू आएगी और 50 मार्क्स से ज़्यादा है और ये वैल्यू मैक्सिमम पिक कर रहा है, तो हमारे पास जो पिक होगी वैल्यू या एक्शन, वो इस साइड पे राइट साइड पे जाने वाला एक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये सारा एक्सपेक्टेड है, हमें नहीं मालूम कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है इधर पे अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा और हमारी वैल्यू जो है रिजल्ट अच्छा देगी, बट हम चांस ले रहे हैं। जब भी आप चांस लेंगे देन इट मीन्स कि एट अ रैंडम इवेंट एट अ रैंडम टाइम आपका ओपोनेंट जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर जाए और आप अच्छा हासिल करने की जगह बुरे की तरफ मूव करते जाए। एक डेमोन्स्ट्रेशन देखें। अब यहाँ पे भी है जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि अगर तो हमारे पास बेस्ट परफॉर्म कर, तो दोनों जो हैं इनको स्ट्रेटजी इनके पास क्या होगी कि ये दोनों गोस्ट जो हैं वो पैकमैन की तरफ मूव करेंगे और पैकमैन को डालेंगे। अब पैकमैन के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि जैसे ही वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा एक स्कोर उसका माइनस होता जाएगा। 3 या 2 मूव करे तब ये इधर से मूव खत्म हो, और इधर ये सिर्फ एक मूव करने पे इसको जो घोष जो है वो खा लेगा। तो अब यहाँ पे इसने अपने स्कोर को मैक्सिमम डिक्रीज होने से बचाना है, तो मिनिमैक्स केस में क्या है कि ये फ़ौरन इस ऑरेंज वाले घोष की तरफ जाएगा ताकि ये फ़ौरन इससे हो जाए, इसकी मूवमेंट कम से कम हो और इस पे जो पॉइंट्स डिक्रीज होने हैं वो भी मिनिमम हो जाए।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे उसने अपने आप को स्कोर डिक्रीज होने, क्योंकि उससे दोनों साइड में मालूम है, दोनों साइड पे वो हार रहा है, वो जीतने के बजाय उसके पास कोई चांसेस नहीं है। और वो, हाँ, वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि घोस्ट जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा था। क्या हुआ, वो फौरी तौर पे उसने इस ऑरेंज वाली साइड पे गया और अपने पॉइंट डिक्रीज होने से बचा लिए। दूसरी साइड पे अगर वो चांस लेता है, चांस लेता है तो किस तरीके से परफॉर्म होगा। क्या है, चांस लेने पे इसको ये मालूम है कि ये इस साइड लगे जाता है और ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता, यानी इसकी तरफ नहीं आता, स्ट्रेटजी इसके पास मौजूद है अच्छा खेलने की, तो ये इस ऊपर ही आएगा इसकी तरफ ताकि इसको हीट कर सके। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो बेशक यहाँ पे मूव करने के ये कुछ पॉइंट लूज करेगा, लेकिन जैसे ही इस तरफ आएगा तो इस कुकीज ईट करने पे इसको स्कोर जो है वो पॉजिटिव होने पे इसको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको एक्सक्यूज अगर मी सर। मालूम है तो कैसे। जी पूछें। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी आवाज़ क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा कट कट के आ रही है, ड्रॉप हो रही है। अच्छा, मैं दोबारा बोल लेता हूँ। समझ नहीं आ रही। मैं दोबारा बोल लेता हूँ। पैकमैन जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओपोनेंट जो है घोस्ट, उसके पास स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या होगा कि वो ऊपर आने की जगह नीचे मूव कर जाएगा, दूर हो जाएगा, और इसके पास चांस मिल जाएगा कुकीज खाने का। तो यहाँ से जो ऑपोजिट मूव करते वक्त ये कुछ पॉइंट लूज करेगा, तो वो उन कुकीज को ईट करके अपने पॉइंट्स रिकवर करेगा। अगर इसने लक अच्छी ना हुई, ये वापस इसकी तरफ मूव किया, तब तो ऑब्वियसली यहाँ राइट साइड पे जाने की जगह लेफ्ट साइड पे जाने की वजह से, क्योंकि इसे ज़्यादा पॉइंट स्टेप लेने हैं, तो पॉइंट ज़्यादा लूज कर जाएगा। तो ये अब एक्सपेक्टिव मैक्स के तहत ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखें, उसने एक्सपेक्टिव मैक्स होने के बावजूद वो वापस ऊपर आया, रैंडम था, चांस लिया उसने, लेकिन चांस उसके हक में नहीं गया, तो नुकसान हो गया। लेकिन अगर चांस उसके हक में जाता है, अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे मूव हुआ, तो इसका स्कोर जो है वो अपने पास हाईएस्ट तक पहुंच गया। क्यों, उसने चांस लिया, और हाँ, रैंडमनेस एक्शन जो था वो उसका ऑपोजिट साइड पे गया, उसको चांस मिल गया, चांस फायदेमंद मिला, तो इसने कुकीज को ईट कर लिया और फायदा हासिल कर लिया। अगर ये हमेशा यही एक्सपेक्ट करता कि ओपोनेंट जो है हमेशा बेस्ट खेलेगा, तो यहाँ ये बहुत कम स्कोर के साथ हार चुका हो। अब अगर हम इनके सूडो कोड की तरफ जाएं, तो तकरीबन वैसे ही है जैसे हमारे पास मिन मैक्स का केस था, लेकिन क्या डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है कि हमने यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ली। वो एडिशनल चीज़ क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमने ली है कि हमारे पास कितना चांस है इस वैल्यू से या इस सक्सेसर के ऊपर अच्छा रिजल्ट हासिल करने का। अब वो प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई की जा रही है उस सक्सेसर पे, उस चिल्ड्रन पे जो वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर, तब हमने वो स्कोर जो है एड अप करके सेंड बैक किया। पहले देखें क्या हो रहा था, हमने जस्ट वैल्यू, पिछली वैल्यू ली, उसके साथ जो मैक्सिमम वी के साथ कंपेयर किया था और मैक्स को सेंड आउट किया। यहाँ पे हम उसको डिफर कर, इंस्टेड के वैल्यू को जस्ट रिसीव करके वी के साथ कंपेयर करें, मैक्सिमम जो है वो सेंड आउट करें, हमने यहाँ पे वी का सम लिया।
तो कैसे लिया है, वेटेड एवरेज कैसे बनाई है हमने, ये प्रोबेबिलिटीज के साथ उनको मल्टीप्लाई किया। अगर तो ये बराबर है तो हर एक की वैल्यू, अगर 3 वैल्यूज थी तो सब के साथ 1/3 प्रोबेबिलिटी, अगर इक्वल है देयर इज अ चांस कि वो इक्वल ना हो, फिर अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी? प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे ये सिर्फ यही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है कि जिसके तहत हम प्रोबेबिलिटी इस तरह से हासिल करें। अगर तो इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि वैल्यूज जो हैं हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, तो मीन वैल्यू के करीब तरीन वैल्यूज जो हैं वो हमें हर दफ़ा हासिल होंगी। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 वैल्यू है, अगर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी 1/3 होगी, ये भी 1/3 होगी और ये भी 1/3 होगी। क्यों? तीनों का सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि बराबर नहीं है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मेथड मौजूद था प्रोबेबिलिटी का, जिसके तहत एक को हमने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, दूसरे को हमने बहुत स्मॉल वैल्यू प्रोवाइड की। बट इट ऑल डिपेंड कि हम कौन सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यही अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी गिवन है चला कि हमें मालूम है कि ये वाले हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है और इसको हमने इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करेगा, और ये हम अज्यूम आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर रैंडमली हम उसको पिक कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका एक मीन होगा, और सारी वैल्यूज जो हैं उस मीन के करीब तरीन वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आए। या दूसरा सिनेरियो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 हमारे पास इवेंट्स हैं तो सारे बराबरली उनकी प्रोबेबिलिटी है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, 3 है तो 1 डिवाइडेड बाय 3। अगर डिफरेंट थी तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड हुई कि 8 जो है वो 1/2 अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ, ये अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ, और थर्ड अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई हुए। मल्टीप्लाई होने के बाद ये सम आउट परफॉर्म हो रहे हैं, तो सम होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो यहाँ पे वैल्यू है। ये रिटर्न बैक जो हुआ है वहाँ हम सक्सेसर से उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद वी की वैल्यूज के अंदर सम अप कर दिया। तो जो ब्रांच की टॉप के ऊपर वैल्यू आ रही है वो उसका सम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू प्लस अगले की प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू प्लस अगली पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। अब ये सारा गेम जो है हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर हो जाएगा। अगर तो हमने इक्वल दिया हुआ है तो भी रिजल्ट दूसरा आ सकता है, अगर डिफरेंट है देन दिस रिजल्ट विल बी डिफरेंट। अब क्वेश्चन आगे से यही आएगा कि आपको कैसे मालूम कि ओपोनेंट जो है वो आपके पास कौन सी प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही है। अब ये वही चीज़ है कि आपने टेस्ट आउट करना है मुख्तलिफ वैल्यूज के अगेंस्ट। आपको नहीं मालूम कि अगला वो क्या परफॉर्म कर सकता है, चांस आपने लेना है, रिस्क आप ले रहे हैं। अदरवाइज आपने हमेशा जब आप ये परफॉर्म करेंगे दूसरा हमेशा अच्छा खेलेगा, तब आपके पास कोई प्रॉबिलिटी नहीं है। तब आपके पास यही है कि हर दफ़ा जो है वो अपना अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अच्छी वैल्यूज होंगी उसके लिए वहाँ प्रॉबिलिटी 1 है, बाकियों के लिए प्रॉबिलिटी 0। अब यहाँ आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिक्रीज कर रहा है, जहाँ अच्छा खेलना था उसकी प्रॉबिलिटी कम हो रही है, जहाँ बुरा खेल रहा है उसकी प्रॉबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और यूनिफॉर्म केस का मतलब क्या है कि आपने अच्छा और बुरा दोनों को रैंडम कर दिया, बराबर कर दिया। कि अगर 2 वैल्यूज थी, एक की वैल्यू 9 थी और एक वैल्यू 100 थी, तो आप पहले एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि यहाँ वैल्यू जो है वो हर सूरत में 1 यहाँ पे खेलेगा और यहाँ पे वो नहीं खेलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन जब आप कहते हैं दोनों में से कोई भी रेंडमली खेल सकता है, देन आप कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0.5 है और इसकी वैल्यू भी 0.5 है। बट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ वो 0.9 खेले और यहाँ 0.1। अब ये डिपेंड है कि आप कितनी दफ़ा खेल के एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि उसकी अगला जो ओपोनेंट है आपके अगेंस्ट खेल रहा है वो किस प्रोबेबिलिटी के तहत खेल सकता है। बट अगेन वही, आप बैड लक के साथ हैं तो आपने चांस लिया,
तो ये 0.1 भी चांस है। अगर तो आप अच्छा खेल, अच्छा लक के साथ हैं तो आप 100.1 को पिक कर सकते हैं, और बुरे के साथ हैं तो आप जब भी आ रहे हैं हर दफ़ा इस वाली प्रोबेबिलिटी के अंदर जाके अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा मकसद मेन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना नहीं है, हमारा मेन क्या है कि हम हमारे पास स्ट्रेटजी और क्या है जिसके तहत हम खेल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम आए तो हमारे सामने क्या सिनेरियो मौजूद है। अब तीनों हैं और अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तीनों 1/3 1/3 के तहत जा रहे हैं तब क्या होगा। तो 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, दूसरा 1/3 इंटू 12 हो जाएगा, और तीसरा 1/3 इंटू 9। इन सब का सम इससे अबव जाएगा इस पॉइंट पे। सेम इधर भी वही सिनेरियो होगा इस पॉइंट पे। फिर इनमें से एक्सपेक्टिव मैक्स जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पिक करेगा। यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर। ठीक हो। अब अगला क्वेश्चन है कि जिस तरीके से हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग परफॉर्म की थी मिन मैक्स के केस में अपना टाइम बचाने के लिए, तो क्या हम यहाँ पे प्रूनिंग परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं परफॉर्म कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास प्रूनिंग हमने किस तरीके से की थी कि हमें मालूम हो गया था कि यहाँ वैल्यू जो है मिन मैक्स के केस में कि यहाँ वैल्यू 4 है और यहाँ से पहले वैल्यू जो आ गई है वो 2 है। से अगर ये प्रॉपर होता मिन मैक्स, इसमें से इसने क्या पिक किया होना था, इसने 3 पिक किया होना था अगर ये वैल्यू मिनिमम एक्स में। तो हम यहाँ से देखते हैं कि मिनिमम अगर यहाँ से सेलेक्ट करता वो 2 या 2 से लेस ही करता, 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू को ना राइट डाउन करता, और इस केस में 3 पहले आ चुका है तो अगली ब्रांचेस को चेक करने की ज़रूरत नहीं थी और हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब हम एक्सपेक्टिव मैक्स कर रहे हैं, सर्कल हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो क्या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे पास है कि हमें नहीं मालूम कि अगला वाला वैल्यू जो है वो क्या वैल्यू हो, क्योंकि एक बहुत वैल्यू, एक 3 है और एक आपके पास वैल्यू 10,000 आ गई। सारी वैल्यूज बहुत थोड़ी चल रही थी, यहाँ वैल्यू आपके पास 8 7 या कुछ आपके पास वैल्यू मौजूद है, सारी वैल्यू उससे कम आ रही हैं, एवरेज आपके पास उससे कम आ रहा था। लेकिन एक वैल्यू, एक आउटलायर आपके पास शामिल हुआ, उस आउटलायर की वजह से एवरेज जो है वो बहुत लार्ज हो सकती है, हो सकता है वो सबसे एंड में हो, और आपका ये रिजल्ट जो है वो इसके मुकाबले में बहुत लार्ज हो जाए। अगर लार्ज हो गया तो वैल्यू ये वाली सिलेक्ट होगी, ये वाली सिलेक्ट नहीं होगी, तो इट मीन्स हम प्रूनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। हम रिजल्ट को शॉर्ट टाइम में हासिल नहीं कर सकते। प्रून करने का क्या मतलब था कि हम कुछ ब्रांचेस कट ऑफ कर दें और ब्रांचेस कट ऑफ होने की वजह से हमारे पास टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि एक भी आउटलायर शामिल हो, अगर तो हमने मिस किया तो एवरेज डिफरेंट होगी, मिस ना किया तो एवरेज बहुत लार्ज हो सकती है। उस लार्ज वैल्यू की वजह से हमारे पास ब्रांच की सिलेक्शन जो है वो डिफर हो सकती है। और एक ब्रांच डिफर होने का मतलब क्या है कि हमारा आउटकम जो होगा, जो रिजल्ट हमें हासिल होगा, वो भी बहुत लार्जली डिफर कर जाएगा, प्रूनिंग नहीं परफॉर्म कर। अब प्रोबेबिलिटीज जो सिंपल अंदाज में हमेशा क्या है, रैंडम इवेंट क्या है, हम उससे कहा कि हमें मालूम नहीं है, अननोन है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ऑन एन एवरेज जो है हमारे पास किस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो है असाइन आउट हो रही है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है रैंडम एलिमेंट्स के दरमियान में। एक आप एलिमेंट पिक करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी एन एवरेज वैल्यू क्या होगी एक रेंज के दरमियान में, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक वो हमें एक्सप्लेन करती है कि नंबर्स जो हैं वो कैसे जनरेट होंगे, उनकी तरतीब क्या होगी, और कितने नंबर्स एक एरिया के अगेंस्ट होंगे। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे पास होते हैं उसमें हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 67 या 65% एलिमेंट्स जो होंगे वो मीन के करीब तरीन होंगे।
65 एक बहुत बड़ी एलिमेंट वैल्यूज़ हैं, और हम यही करते हैं वो एक ही वैल्यू के अगेंस्ट या उसके करीब तरीन होंगे। हम स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हम ये कहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाए करेगी। शायद हम उसको आगे डिस्कस नहीं करते, आगे बात करते हैं। आगे क्या एग्जांपल हमारे सामने कि एक रैंडम वेरिएबल टी है हमारे पास, ट्रैफिक को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटकम हमारे पास क्या हो सकते हैं कि कुछ भी ना हो, ट्रैफिक बिल्कुल ब्लैंक है। एक है हमारे पास ट्रैफिक थोड़ी है, लाइट है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हाई है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है वो हमारे पास 0.25 या नन हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक है। दूसरी हमारे पास हैवी होने की भी 0.25 है। ऑन एन एवरेज जो है 50% ऑफ टाइम जो है हमारे पास यहाँ ट्रैफिक लो रहती। इसी तरीके से टाइमिंग, दूसरा केस हमारे पास इन सारी प्रोबेबिलिटी की वजह से इफेक्ट कितना पड़ रहा है कि हमारे पास ओवरऑल कितना टाइम है कि अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हम कैसे देख रहे हैं कि हमारे पास हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोड जो है वो टोटली एम्प्टी है, तो कितना टाइम लगेगा। ट्रैफिक फुल ट्रैफिक है तो वही रोड है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो अभी हमने एक्सपेक्टिव मैक्स मेथडोलॉजी देखी कि प्रोबेबिलिटी जो है रिवॉर्ड के साथ, कि अगर टाइम हमारे पास रिवॉर्ड है या यूटिलिटी है और प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उनको हम सम अप करते हैं, वेटेड सम बना देते हैं उसको। तो हमारे पास हमने ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस रोड से क्रॉस करने के पास या कितना टाइम हमारे पास यूज़ हो रहा है, दैट इज़ 35 मिनट। अब ये हमने कैसे बेस पे बनाया, ये हम एक एवरेज ले रहे हैं। हमारे पास एवरेज क्या है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबकी डिफरेंट है। अगर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं सारों के केस बराबर हैं, तो एवरेज हमारे पास क्या होती है, ये 0.25 की जगह 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। ये हम कैसे नॉर्मली करते हैं कि हम इस चीज़ को कि तीनों का सम लेके सम डिवाइडेड बाय टोटल कर देते हैं। 3 थे तो सारों का ऊपर से सम लिया, डिवाइडेड बाय जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी थी, तो सब को एक्चुअली आप 1/3 से, टोटल 3 से डिवाइड आउट कर रहे हैं। लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पे बराबर नहीं है। जब हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा है तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ हमारे पास चांस कितना है, कितनी दफ़ा ट्रैफिक हाई होती है, वो बराबर नहीं है, वो कम है। एवरेज ट्रैफिक ज़्यादा है, एवरेज ट्रैफिक के हट के दोनों बाकी जो दोनों थे वो बराबर हैं, कि बिल्कुल नहीं है, ये बहुत हैवी ट्रैफिक है, वो बराबर है। तो हमने इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि प्रोबेबिलिटी जो उसकी हो सकती थी दोबारा वही मल्टीप्लाई किया है रिवॉर्ड के साथ, यूटिलिटी के साथ, और उसके बाद सम परफॉर्म कर। तो एवरेज हमारे पास ये एक तरह से दोबारा एवरेज आ रहा है, लेकिन डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ, और हमारे पास टाइम कितना आया, 35। तो अब हमने क्या डिफर कर दिया है, मिनी मैक्स, इसमें हमने हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि ओपोनेंट जो है वो अपना बेस्ट खेलेगा, यानी हमारे लिए वर्स्ट होगा। लेकिन एक्सपेक्टिव मैक्स में क्या हो रहा है, ये अब एवरेज हो रहा है, कि अब तीनों में से तीनों की एवरेज ले लें इंस्टेड के उनमें से जो मिनिमम आपने पिक कर। अब अगला चीज कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे एक्सक्यूज करना मी है। सर। जी जी पूछें। सर जो प्रोबेबिलिटी हम ले रहे होते हैं हमारे पास फिक्स होती है, टाइम बीइंग के लिए होती है? अब इट ऑल डिपेंड्स कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी वाली इस्तेमाल की है, आप कौन सा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
क्योंकि ये अब प्रोबेबिलिटी टू प्रोबेबिलिटी वेरिएट करता चला जाएगा। अगर तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस इवेंट को अगर करने का चांस कितना है, तब तो आप उसे यूटिलाइज करके बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रोड वाली ट्रैफिक का एग्जाम्पल बहुत आसान है, बाकी कोई एग्जाम्पल हो तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कि आप ऑन एवरेज देख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ओपोनेंट को बार बार खेलता हुआ, तो आप बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा जो है वो ट्रैफिक मीडियम रहती है हफ्ते में, या फॉर एग्जाम्पल आप एक रोड को चेक कर रहे हैं कि हफ्ते में कितनी दफ़ा उस पर ट्रैफिक कम हुई है, कितनी दफ़ा ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, और कितनी दफ़ा ट्रैफिक जो है वो एक्सट्रीमली हाई हुई। तो आप एक उसकी बेस के ऊपर सर प्रोबेबिलिटी या आवाज एक क्लियर नहीं है। माइक ऑफ कर दें रंगली। सर आवाज क्लियर नहीं है सर। अच्छा, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं है, तब आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम हो सकती है कि आप ऑब्जर्व करते हैं ओपोनेंट को, 100 दफ़ा उसने खेला है तो वो कितनी दफ़ा एक साइड पे जा रहा है, कितनी दफ़ा वो दूसरी साइड पे जा रहा है। ठीक है, जैसे चेस गेम के अंदर ओपोनेंट के लोग कैसे स्टडी करते हैं कि ओपोनेंट की पुरानी मूव्स को, पुरानी गेम्स को बैठ के चेक करते हैं कि कैसे सिनेरियो में जो ये प्लेयर था उसने क्या एक्शन परफॉर्म आउट किया था, कितने परसेंट के चांसेस थे कि वो अच्छा खेल गया या बुरा खेल गया। तो इस तरह वो ऑब्जर्व करते हैं कि अगले की पर्सनैलिटी किस तरीके से है, वो अंदर डिफरेंट सिनेरियो वो किस तरीके से खेलता है। तो आप उसके ऊपर एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, जनरेट करते हैं कि वो अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा, आप उसको किस तरीके से फंसा सकते हैं। एक तरह से ये हमारे पास क्या हर ये प्रोबेबिलिटी कि हम उसको स्टडी आउट कर रहे हैं, तो उसकी फंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो में वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से हम उसको बार बार कह रहे हैं कि ये एवरेज है। अगर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई और बहुत अच्छी मालूम हो गई, या जो भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा ये एवरेज बहुत अच्छी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सर अगर ये, हाँ जी, सर लेकिन इसका तो सर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ना प्रूनिंग कर पा रहे हैं ना टाइम शॉर्ट कर रहे हैं, और जो हमारी ऑप्टिमिलिटी है वो भी डाउट में है कि हमें ऑप्टिमिलिटी अचीव होती है या नहीं अचीव होती। तो हम बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इस ऐसा है। टेक्निक की तरफ क्यों जाएं सर? इस टेक्निक की तरफ क्यों जाएं, हम इधर से वापस आते हैं कि हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी। इस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें ये मालूम है कि हर दफ़ा हमने उसे 10 दफ़ा खेला, 20 दफ़ा खेला। चेस की एग्जांपल ले लेते हैं, ओपोनेंट वो खेल रहा था, हमारे अगेंस्ट खेल रहा था या दूसरे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेल रहा था, हमने उसकी गेम स्टडी की, हमने देखा वो हर दफ़ा अच्छा नहीं खेल रहा था, कभी कभार वो थोड़ा सा गलतियां भी कर जाता है खेलते हुए। ठीक है, हम अब ये देखना चाह रहे हैं कि वो कितना बुरा खेल सकता है, कितना अच्छा खेल सकता है, हम इसके अगेंस्ट चांस लें या इसके अगेंस्ट चांस ना लें। ठीक है, अब वो चांस लेना है वो सारा हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर रह जाएगा। हमने उसकी गेम स्टडी की और हमने देखा कि वो से 80 टाइम्स अच्छा खेलता है, 20 टाइम वो अच्छा नहीं खेलता है। 100 दफ़ा वो मैच खेलेगा तो 80 दफ़ा सही खेल रहा है, 20 दफ़ा वो रैंडम हो जाता है। अब क्वेश्चन अगला यही आता है, क्या उस 20% के ऊपर चांस लिया जाए या ना लिया जाए। ठीक है, अब 20% चांस को अगर आप पिक कर जाते हैं और इसके केस में आपके पास वैल्यू आ जाती है आपके हक के अंदर, तो आपका रिवार्ड कितना बढ़ जाता है। आपके पास यूटिलिटी स्कोर जो है, जो आप हासिल करना चाह रहे थे, वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर तो वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन देयर इज अ चांस कि आप अगर इसको ट्राई आउट करेंगे तो आपका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सर दूसरी क्या साइड हम पे, जी जी दोबारा पूछें। सर क्या हम रिवॉर्ड को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं अपने वर्क डन के ऊपर, क्योंकि हम जो चांस है अपनी पूरी टीम में नहीं करना, नहीं कर पाते, हमारे चांस ज्यादा अब है, ये एक एग्जांपल केस में हुई, रिवॉर्ड अब हमारा ये डाउट एग्जांपल हुई है चांस लेने की। एक्सपेक्टिव मैच इसी वजह से नाम है एक्सपेक्टिव मैच, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चांस ले रहे हैं। आप चांस ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आप
जीत भी सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप हार जाएंगे। मिनी मैक्स के अंदर आप सेफ गेम खेल रहे हैं। आप सेफ गेम खेल रहे हैं, क्या मतलब है कि आपने कोशिश की है कि मैं एंड तक चला जाऊं, फिर उसके बाद हारना तो है लेकिन कम स्कोर से हारो। क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट में ये गेम किस तरीके से होती है। आपके पास चांस ये है कि मैं अपने जो अच्छे बॉलर्स हैं, ओपोनेंट बहुत अच्छा खेल रहा है, आप ये मिनी मैच की स्ट्रेटजी ये है, ओपोनेंट बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं दरमियान के ओवर्स गुजार लूँ, एंड पे अच्छे प्लेयर्स बॉलर्स लाऊंगा, तो हो सकता है हम एंड तक मैच को बचाए रखें और एंड पे मैच खत्म होगा। एक्सपेक्टिव मैच क्या है कि मैं अभी दरमियान के ओवर्स में हूँ, मुझे विकटें लेनी है, क्योंकि अगर मैं विकटें ले लूँ तो क्या होगा, ओपोनेंट जल्दी ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो बुरे बॉलर्स हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अच्छा प्लेयर उसने बॉलर्स को लगाया, अगर तो उन्होंने अच्छा खेल लिया तो उस बॉलर का क्या होगा, वो बॉलर एंड पे भी अवेलेबल नहीं होगा और हर सूरत में आप हार जाओगे। ठीक है, लेकिन आपने चांस लिया है, चांस लेने के बाद क्या, आपने अच्छा बॉलर, अपना सबसे अच्छा बेस्ट बॉलर था वो, उसके अगेंस्ट अप्लाई किया, उसने बॉल करवाई, विकेट आपको मिल गई, आपने जो एंड पे जाके वो मुश्किल से जीतना था, आपने विकेट जल्दी लेके आप जल्दी से जीत गए, तो आपका रिवॉर्ड जो है वो आपको जल्दी मिल गया और अच्छा मिलना शुरू हो गया। तो अब क्रिकेट की एग्जांपल से अगर आप देखें तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टिव मैच सेल्फ अप्लाई आउट गए। अब क्लियर है? ये सब क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि आप चांस ले रहे हैं। चांस कब लेते हैं, जब आपके पास ये है कि ऑप्शन, अगर तो मैं कामयाब हो गया, अगर मेरा चांस कामयाब हो गया तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बहुत बड़ा रिवॉर्ड हासिल करूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए भी रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। आपका सबसे अच्छा प्लेयर भी जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है, और आपको मालूम है कि दूसरा अगर जो प्लेयर खेल रहा है, ओपोनेंट आपके अगेंस्ट खेल रहा है, वो इसको बआसानी क्रॉस कर लेगा, तब आप इस साइड में नहीं जाएंगे। तब आपको हर सूरत में किधर खेलना है, तब आपने मिनी मैक्स करना है, सेफ स्ट्रेटेजी करनी है कि विकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रन्स को जो है वो स्लो डाउन करते जाएं, रन्स को स्लो करते रहें, हो सकता है एंड पे वो खुद ही गलती कर दें और आप जीत गए, तो आप मिनी मैक्स की तरफ जाएं। तो अब मेन चीज़ यही है कि चांस लेना। अब चांस लेने के लिए भी रैशनल होना ज़रूरी है। रैशनल होने का क्या मतलब, हमने शुरू में कहा था कि डिफाइन कर सके कि ये क्यों लिया। हम ये अगर चांस ले भी रहे हैं तो चांस को क्यों ले रहे हैं, तो इस वजह से उसे एवरेज बनाया गया कि अब स्कोर जो है वो चेक किया जाए ऑन एवरेज के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा था इस डायग्राम के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर एवरेज ले लें। एवरेज यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे एवरेज क्या है, अगर ये 0 होती तो हमारे पास 50 पूरा एग्जैक्ट आता। अब यहाँ पे आप देखें दोनों स्कोर के अंदर हाईएस्ट कौन सा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो है वो 50 है, तो मैं 50 की तरफ लेके चला जाऊँ। आपने अपने लिए एक रैशनल, एक वजह जो है वो बना ली। अब वजह बनाना ज़रूरी है कि आपने कहा कि यहाँ मेरे पास चांस ये है कि दोनों बराबर खेलता है, रैंडम खेलता है, कभी ये कर देता है कभी ये कर देता है, इसको नहीं पता कौन सा बेस्ट है। जो ओपोनेंट है मेरा, दोनों वो गलती करता है, अगर तो वो अच्छा खेलता है तो वो हर सूरत में मुझे इस हराएगा, इस साइड पे लेकर। अगर तो वो बराबर खेलता है, कभी इधर कर चला जाता है कभी इधर दूसरी साइड पे चला जाता है, तो मेरे पास चांस है। तो चांस यहाँ मेरे पास ज़्यादा है, यहाँ मेरे पास कम है। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट की वजह से रिजल्ट सिर्फ एवरेज जो है वो 10 ही आ रही है, यहाँ एवरेज 50 आ रही है, तो मैं क्यों ना 50 वाली साइड पे चला चला जाए। सेम इसी तरीके से आप डिफरेंट लॉटरीज पिक करते हैं। आप कहते हैं कि क्या मेरे पास इसमें अगर मैं जीता, नहीं भी जीता तो मेरा कितना लॉस होगा, रिवॉर्ड जो है वो आपके पास क्या, लॉस की तरफ आप देख रहे हैं। ये ठीक है, अगर मैंने नहीं भी जीता तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2-3 सिक्के या 2-3 रुपए की लॉटरी थी, तो मेरे पास इतने पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या है, मैं इतनी ज़्यादा प्राइज मनी जो है वो विन कर जाऊँ। सेफ प्ले मिनी मैक्स के गेम्स में क्या है, वो लॉटरी नहीं पिक करता। वो कहता है कि मैं जो भी लॉटरी पिक करूंगा तो वैल्यू तो यही है कि मैं कुछ भी नहीं जीतूंगा, जो मेरे सिक्के हैं या मेरे जो अमाउंट है लॉटरी की प्राइस टिकट की, वो भी ज़ाया हो जाए। तो वो बिल्कुल सेफ गेम करता है, तो वो मिनी मैक्स की तरफ जाता है।
हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे वही है जो बात अभी हमने दोबारा की थी। एक तो ये है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, रैंडम इवेंट है, बिल्कुल ही नहीं मालूम, कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं है। ओपोनेंट जो है वो बराबर खेलता है। अगर दो ब्रांचेस हैं तो 50-50 हमारे पास खेलता चला जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी चांस हो सकता है कि हम ये गलत एज्यूम कर रहे हो, तो कोई सोफिस्टिकेटेड मेथड हो, कभी गलती करता है कभी गलती नहीं करता है, कभी बहुत अच्छा खेल जाता है। अब आपने उसमें से एक्सपेक्ट ये करना है कि वो कितनी दफ़ा अच्छा खेलता है, कितनी दफ़ा बुरा खेलता है। ये हमारे लिए चांस जो है वो ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। अगर टोटली रैंडम है तो इट मीन्स उसको कोई स्ट्रेटजी उसके पास नहीं है, वो बगैर देखे चल रहा है, कभी अच्छा चलता है कभी बुरा चलता है। लेकिन अगर उसके पास कोई स्ट्रेटजी है लेकिन वो भूल जाता है, गलतियाँ करता है, तो फिर हमारे पास मॉडल जो है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है हमारे पास। तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक जगह कभी हाईएस्ट की साइड पे कभी लोएस्ट की साइड पे चला जाता है। तो अब ये सारा डिपेंड करेगा आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के ऊपर, प्रोबेबिलिटी कि कितनी अच्छी आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गेन करता है। चेस की एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि अगर आप उसकी जाके सर्च आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने से पहले पूरी टीम्स बना के दूसरों की कमजोरियां ढूंढने की कोशिश की जाती है कि ओपोनेंट प्लेयर के अगेंस्ट मैंने जाके खेलना है तो मुझे हेल्प आउट करो सारी टीम के, ओपोनेंट कहाँ कहाँ जाके किस सिनेरियो में गलती करता है, ताकि गेम के दौरान उस सिनेरियो को प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए, ताकि उसको ट्रैप करें और वो उस गलती के अंदर फंस जाए और हम जो है उसे जीतें। और अगर वो, और साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे पास हमने हमेशा अच्छा परफॉर्म करना है। तो हमारे लिए तो हमने यही कहा कि हम अपने लिए यही कर रहे हैं कि बेस्ट खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ गलतियां भी कर सकता है। चेस गेम में आप भी गलती कर सकते हो, तो अपनी गलतियां भी ढूंढनी है कि कहाँ कहाँ आप भी गलती कर सकते हो, उसको भी मिनिमाइज करें। आपने रिवॉर्ड उसी वक्त हासिल होगा जब गलतियां जो हैं वो मिनिमाइज होती है। तो अब सारा काम जो है वो हमारे पास किधर जाके अप्लाई आउट हो रहा है, वो इन प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, पूरी स्टैट्स के ऊपर आपके पास चला जाएगा कि आपने कैलकुलेट करना है। तो या सबसे आसान अल्फाज में कहें कि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि 100 दफ़ा वो खेलता है तो कितनी दफ़ा ये गलती परफॉर्म करता है। तो से हम ये देखते हैं कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप अपनी गलतियां नोट कर लें, तो आप चेक कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा सेम गलती परफॉर्म करते हैं। तो अगली दफ़ा जब वो गलती आती है तो आपको जहन में होता है कि मैंने ये गलती अक्सर की होती है, तो मैं इसको अगर चेक करूं तो उसका मेरा प्रोग्राम जो है वो ठीक हो जाएगा, और यह आप अच्छे तरीके से अपने कोडिंग जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं। तो किस बेस के ऊपर अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली, कहाँ मेरे पे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, कहाँ मेरे पास गलतियाँ नहीं होती। अगर टोटली रैंडम होगा तो आपको नहीं कभी मालूम हो सकता कि मैं क्या गलती करता हूँ। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा अच्छा गौर करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते रहते हैं, तो आइडिया हो जाता है स्लोली कि आप कौन सी गलतियाँ ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, कौन सी कम गलतियाँ परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे है कि अगर आपको कहीं से पता लग गया है कि अगला जो है वो 2 डेप्थ तक मिनी मैक्स परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, 2 डेप्थ तक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और उसका रिजल्ट ये है कि वो 80% ऑफ टाइम तक वो मिनी मैक्स करते हुए, यानी अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी 80% ऑफ टाइम जो है अपने पास बेस्ट रिजल्ट लेके आ रहा है। लेकिन बाकी रिमेनिंग 20% ऑफ टाइम जो है वो भूल जाता है, गलती कर जाता है। तो अब इस सिनेरियो को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा? जी, अगर वीडियो देखी होगी तो आप बताएंगे। हेलो। यस सर। हाँ जी, अब बताएं कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे बनाएगा वो?
सर डेप 2 तक तो वो ठीक से मिन मैक्स ही परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो एपी मैक्स की तरफ जाएगा। सर एक की वो हर प्रोबेबिलिटी दफा ये चेक करे। ठीक है, क्या 0.8 है आ गई दोबारा और बोलिएगा। दूसरे की एक की 0.8 आ गई, एक की 0.2 आ गई, उस हिसाब से वो ऊपर वैल्यू ले जाएगा। अब किस साइड पे 0.8 होगा और किस साइड पे 0.2 होगा। सर वो ए, अपना बेस्ट दे रहा है 20% और वो भूल रहा है 0.8 और तो इस नहीं, वो 80 हमने हमें जो मालूम हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने अपने ओपोनेंट के खिलाफ गेम खेलनी थी, उसके अगेंस्ट चेस गेम खेलनी थी, तो हमें मालूम हुआ कि वो जो है अगली दो मूव देखता है और उसमें से जो बेस्ट हो वो चलता है। 80% ऑफ टाइम वो बिल्कुल ठीक चलता है, 20% टाइम वो ठीक नहीं चलता। तो अब कैसे मालूम करें, इसको ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करें, किस साइड के ऊपर वो ठीक होगा, किस साइड वो ठीक नहीं होगा। आप अपने ओपोनेंट को स्टडी सर कर रहे आपकी थे। आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने ओपोनेंट को स्टडी कर रहे थे, आपको किसी तरह ये पता लग गया वो 2 डेप्थ से नीचे नहीं जाता। ठीक है, वो अगली दो मूव देखता है, उससे दो से ज़्यादा मूव नहीं देखता है। ठीक है, लेकिन जब वो दो मूव देखता है तो अपना जो भी वो कैलकुलेट करता है, तो 80% ऑफ टाइम जो है वो ठीक आंसर दे रहा है और 20% ऑफ टाइम वो ठीक आंसर नहीं दे रहा है। तो आप इसको ट्री में कैसे रिप्रेजेंट आउट कर रहे हैं, ये पूछा है। और किस साइड पे 80% आना चाहिए, किस साइड पे 20% आना चाहिए। नहीं आंसर आपके पास। अब इसका आंसर यही है सिंपल, कि आपने उसकी गेम को बार बार सिमुलेट करना है, एक दफ़ा नहीं कर रहे हो। आपने उसकी गेम को बार बार एक्सपेक्ट करना है कि वो क्या गेम कर सकता है। 80% ऑफ टाइम वो ये वाला हिस्सा खेलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, और 20% अगर ये खेलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। ये 80% खेलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, और 20% खेलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। फिर उसका जो स्कोर है वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर, एक दफ़ा पे नहीं कर रहे हैं आप, उसको बार बार सिमुलेट करके चेक करें। जब आप बार बार करने की कोशिश करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। एनीवन। टाइम सर, बार बार का सर यही नुकसान है, टाइम ज्यादा लगेगा हमारा। टाइम लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि आप उसे सिमुलेट कर रहे हैं। जो मैंने कहा, चेस प्लेयर्स से पहले बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं। उस ट्रेनिंग सेशंस में जाने का मेन मकसद क्या होता है कि ये काम इन एडवांस करके हम देखें कि 80% टाइम उसने इस तरह पहले परफॉर्म किया हुआ होगा, इस तरह का सिनेरियो देखा होगा, तो यहाँ पे वो क्या कैलकुलेट करेगा, दूसरी साइड पे वो क्या वैल्यूज परफॉर्म करेगा, फिर आप उसकी वैल्यूज चलेंगे। मिनी मैच में ये आपने सिंपल एक ही दफ़ा पे आपने काम पूरा कर लिया था। हाँ, ये खेलेगा, यही जिसका बेस्ट होगा, और मैंने इसके बेस्ट के अगेंस्ट खेल लिया। आप जब दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आप बहुत दफ़ा उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो गलतियां क्या क्या कर रहा है, आप वो गलतियां कभी करना शुरू हो गया, फिर आप ये लगाते हैं कि अगर ये गलती करता है तो यहाँ पे क्या स्कोर होगा, गलती नहीं करता तो क्या स्कोर होगा, एंड देन एवरेज जो है वो आप प्रेजेंट करें। तो आपके पास टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगे, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा आपके पास अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार टेस्ट आउट कर रहे हैं। 80% में भी चेक कर रहे हैं, 20% में भी चेक कर रहे हैं, इधर भी आप 80% में भी चेक कर रहे हैं, 20% में भी चेक कर रहे हैं। देन यू आर गोइंग टू से कि यहाँ क्या स्कोर हो सकता है और यहाँ क्या स्कोर हो सकता है। फिर उनमें से जो है मैक्सिमम आपने पिक आउट, आपने अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन ऐड कर लिया। तो एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। क्या हुआ,
वेरी स्लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा भी आप रिजल्ट हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि आपने हर तरह का सिनेरियो बीच में ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट आपके पास स्लो होता जाए। अब हम देखते हैं हमारे पास इसको अगर हम कैसे डिफाइन आउट कर रहे हैं इस चीज़ को, पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म को। डेंजरस ऑप्टिमिज्म क्या है? बहुत खौफनाक है, आगे डेंजरस है। वो अच्छा खेल रहा है, वो अपना बेस्ट खेल रहा है, आप फिर भी चांस लेते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक नहीं है, फिर क्या होगा? ज़्यादा चांसेस जाएंगे, आप हार जाओगे। आपने वो बहुत अच्छा खेल रहा है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं नहीं फिर भी मैं ट्राई लेता हूँ, मे भी मैं जीत जाऊँ। आपने अगेंस्ट खेला, उसने नहीं, खतरनाक हो गई। पैसिविज्म क्या था मिनी मैक्स के केस में? मिनी मैक्स के केस में क्या हुआ कि एक सर आपकी स्मॉल आवाज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, इनोसेंट कुछ सा समझ बनी भी, नहीं आ रहा। ठीक है दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। दो सिनेरियो आपके सामने आ रहे हैं, एक है डेंजरस ऑप्टिमिज्म और दूसरा है डेंजरस पैसिविज्म। ऑप्टिमिज्म क्या है कि आपको हर सूरत में होप मौजूद है, ओपोनेंट बहुत अच्छा खेल रहा है लेकिन आप फिर भी एक्सपेक्टिंग मैक्स खेलने चले जाते हैं। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि आप ट्रैप हो गए और आप बहुत ज़्यादा दफ़ा हारना शुरू हो गए। और दूसरी साइड पे एक्सपेक्टिव मैक्स, मिनी मैक्स के साथ क्या प्रॉब्लम था? ये एक्सपेक्टिव मैक्स के साथ हो गया, तो ये मिनी मैक्स के साथ हो गया। मिनी मैक्स क्या है कि हर दफ़ा जो है वो आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन और उससे आप खामखा में डरना शुरू हो गए। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो एक बहुत सा इनोसेंट सा था, रैंडमली प्ले कर रहा था, लेकिन आप उससे बच बच के चलने की कोशिश कर रहे थे, तो भी आपका रिजल्ट खराब होना शुरू हो गया। तो मेन जो एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर है, तो वो आपके पास इतनी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन आउट करने पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि आपने ओपोनेंट को स्टडी करना है कि ओपोनेंट जो है वो हमारे पास किस तरह मैक्स ऑन एवरेज केस वो किस तरीके से परफॉर्म रहता है। अगर तो वो ऑन एवरेज केस डेंजरस ज़्यादा है, तब हमारे पास चांस लेना खतरनाक है। एवरेज केस अगर आपके पास डेंजरस नहीं है, तब आपके पास चांस ज़्यादा है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ अगर अब यहाँ पे जो ओरिजिनल बर्कले यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने जब 5 दफ़ा इस गेम्स को वो खेलने चले गए। क्या थी एक स्ट्रेटजी? अगर गोस्ट जो हैं वो हमारे पास रैंडम गोस्ट नहीं थे, एडवर्सीरियल थे, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस डॉट के करीब करीब रहें, और पैकमैन जो है उसको जितना करीब रहेंगे पैकमैन के, तो वो पैकमैन को कैप्चर कर ले। रैंडम गोस्ट उसको नहीं पता कि उसने कैप्चर कैसे करना है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसका नतीजा हमारे सामने क्या आया 5 गेम में? अब यहाँ स्कोर पे देखिएगा, मिनी मैक्स के अगेंस्ट में एडवर्सीरियल के अगेंस्ट, यानी जिसके पास स्ट्रेटेजी मौजूद थी, उसके अगेंस्ट भी ये सारे के सारे जीत गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इसका जो लगा है वो अपने आप को सेव करते वक्त लगा, और स्कोर इसका कितना है 483। क्यों? इसने अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा। मिनी मैक्स था और अगली साइड पे रैंडम गोस्ट था, तो ये खाम खा शुरू में उसे डरता भी रहा, ठीक है, क्योंकि उसे यही एक्सपेक्ट रहा है कि ये शायद मेरी तरफ आएगा, उससे मैं पहले अपने आप को बचाता रहूँ। तो स्कोर जो है वो 493 है।
अब दूसरी साइड पे पैकमैन जो है वो एक्सपेक्टिव खेलने वाला है, उसे मालूम है कि अगला जो है वो रैंडमली खेल रहा है, चांस है उसके पास मूव करने के। तो जब चांसेस को अवेल किया है तो स्कोर कितना उसने इंक्रीज कर लिया है, 493 या 483 के मुकाबले में 503 चांस लिया और उसका स्कोर जो है वो उसने अपना इंक्रीज हो गया। हाँ, अगर दूसरा भी एडवर्सरियल था और यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं वो अच्छा नहीं खेलेगा, मैं चांस फिर भी लूँ, फिर आपके पास क्या हुआ, 4 दफ़ा जो है वो चांस लेने के ऊपर आपके पास रिजल्ट खराब हो गया और आप सिर्फ 5 में से 1 गेम जीत सके और 4 गेम सिर्फ चांस लेने की वजह से हार गए। तो स्कोर जो है वो आपके पास नेगेटिव में चला गया। मिनी मैक्स क्योंकि सेफ गेम खेल रहा था, उसने बहुत हाईएस्ट स्कोर हासिल नहीं किया, दोनों केस में वो जीत रहा भी है और स्कोर भी ठीक उसने हासिल कर लिया, मुनासिब उसने स्कोर हासिल किया। लेकिन एक्सपेक्टिव मैक्स के केस में जब उसने चांस ले रहा है और ग्रोस उसको चांस नहीं दे रहा है, वो अपना बेस्ट खेल रहा है, ओपोनेंट जो है वो बेस्ट खेल रहा है, तो किसने चांस लिया, नतीजा बहुत ज़्यादा हारना शुरू हुआ। लेकिन अगर गोस जो है वो रैंडम है तो मिन मैक्स इतना स्कोर हासिल नहीं कर सका जितना स्कोर जो है एक्सपेक्टिव मैक्स पैकमैन हासिल कर लिया। अब इस मीन्स कि आप ये दोनों स्ट्रेटजी में से कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें वो आप उस वक्त सही तरीके से बता सकते हैं कि अगर आप ओपोनेंट को स्टडी कर सकते, अगर आपने ओपोनेंट को अगर स्टडी कर लिया और आप बता सकते हैं किस प्रोबेबिलिटी के तहत वो एक्शन अपने परफॉर्म आउट कर रहा है, जितना अच्छा आप उसको स्टडी आउट कर सकते हैं उतना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर आपने उसे सही स्टडी नहीं किया है और आपने उसके अगेंस्ट चांस ले ली तो रिजल्ट आपका खराब है। अगर आपने उसे अच्छा स्टडी कर लिया है और आप बता सकते हैं कि वो जो है बहुत अच्छा खेलेगा, तो बेहतर है कि आप मिन मैक्स स्ट्रेटजी अप्लाई हो। अगर आपने उसे स्टडी किया और मालूम हुआ कि वो रैंडमली चॉइस करता है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं खेलता है, तब चांस लें इसके लिए, तब आपने चांस लेना है। चेस गेम के अगेंस्ट अगर हम अप्लाई करें तो ये इस तरीके से है कि आपने ओपोनेंट को देखा है, ओपोनेंट वीक है तो मैं उसके खिलाफ अटैकिंग गेम खेलूँ चांस में, और अगर वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेलने वाला है, तब मैं अटैक उस वक्त सिर्फ करूं जब मैंने अपना डिफेंस जो है पूरे तरीके से कवर कर दिया, मैं कहीं पे लूप होल जो है ना छोड़ूं। अब ये चीज़ क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से मुराद आपके पास क्या हो गया कि आपने ओपोनेंट को स्टडी करना है, ओपोनेंट को देखना है कि ओपोनेंट जो है वो किस किस्म की गेम खेलता है। ओपोनेंट अगर अच्छा गेम खेलता है, डोंट गो फॉर एक्सपेक्टिंग मैक्स, गो फॉर मिनी मैक्स करना। चेस गेम में या इस तरह की दूसरी गेम में आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं खेलता है, आपके पास चांस है कि वो गलतियां कर जाता है, तब अटैकिंग करें, तब अटैकिंग गेम की तरफ जाएं, यानी एक्सपेक्टिव मैच में चांस लें, अटैक करें और चांस लें। और अगर वो अच्छा वाकई अच्छा ना परफॉर्म किया जैसा आपने उसे स्टडी किया था, तो आप नॉर्मल से भी जो पहले आपने हासिल करना था उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर हासिल करें। क्लियर होगी चीज़? देखते हैं इस डेमो के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। ये अब क्या हुआ, स्ट्रेट डॉट की तरफ चला गया और ये रैंडमली मूव कर रहा था। दोबारा देखें, ये इधर उधर मूव कर रहा है, ये डॉट की तरफ वापस आ रहा है। क्यों? चांस लिया और वो रैंडमली मूव कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से पिक कर लिया और बहुत तेजी से स्कोर हासिल कर लिया। दूसरा देखें,
अब ये देखें यहाँ पे क्या किया, ये मिनी मैक्स स्ट्रेटजी के मुताबिक है कि आप पहले उस दूसरी साइड पे अपने आप को बचाते रहें। जब आपने देख लिया कि अब वो बहुत दूर है, दोबारा देखें, अभी आपने देख लिया अब वो मेरे पहुंचने से पहले नहीं पहुंच सकता, फिर आपने लिया, तो आपने ये सारा टाइम जो है वो आपने सारा टाइम जो है वो ज़ाया किया जाए। किस बेस की वजह से? मिनी मैक्स की वजह से। कि आपने पहले मेक श्योर किया कि वो दूर हो जाए डॉट से, फिर मैं डॉट की तरफ जाऊं। अब वो रैंडमली मूव कर रहा था, जब तक उसने दूर नहीं गया आप उससे बचते, खाम में बचते रहे। तो ये वो है सेफ गेम। मिन मैक्स क्या था, वो सेफ गेम की तरफ जा रहा है कि आपने हर सूरत में ये लेना है कि आप जो है वो बचने की कोशिश करें। अब घोस्ट जो है वो एडवर्सीरियल है, यानी घोस्ट अगेंस्ट चल रहा है और एक्सपेक्टिंग मैक्स स्ट्रेटजी। अब ये देखें रिस्क लिए, अब वो पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन आपने सिर्फ स्ट्रेटजी मूव करनी है, क्या किस तरीके से आपने उससे सिर्फ बचते रहना है। अब वो बहुत अच्छा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी आप चांस ले रहे हैं, बहुत दूर नहीं भाग रहे, तो आपके पास चांस है कि इसी दौरान आप डॉट को पिक कर लें। अगर पिक कर लिया आपका स्कोर बहुत हाई हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये भी इधर ऑप्शन है क्योंकि आप बहुत दूर नहीं भाग रहे उससे, तो देयर इज अ चांस कि वो आपको ग्रैब कर लेगा, पहले ग्रैब कर, देन व्हाट विल हैपन कि आप हार जाओगे। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है एक्सपेक्टिव मैक्स के साथ कि आप उसको करीब रह के भी, चांस लेके भी जीतने की कोशिश कर रहे हो। जब आप चांस ले रहे हो तब मे नॉट बी, डिपेंडिंग कि आप कितना अच्छा उसके मुकाबले में खेलते हो और वो कितना बुरा खेलता है अच्छा होने के बावजूद, तो उसके ऊपर चांस के ऊपर सारा गेम आ जाता है। अब रैंडम घोस्ट है, घोस्ट जो है वो रैंडम है, और पैकमैन जो है वो अब मिन मैक्स है, बच गए खेलेगा। बहुत सारी गेम कर रहा है, कोई चांस ही नहीं ले रहा। अब सिर्फ देख रहा है कि वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, अपना चांस नहीं ले रहा। डर के दूर खड़ा हुआ है कि जब तक दूर नहीं होगा। अब देख दूर हुआ है, अब वाकया आ गया। तो इधर क्या हुआ कि इसने रिस्क नहीं लिया, चांस नहीं लिया, इसने उस जब तक ये घोस्ट जो है डॉट के करीब रहा है ये दूर खड़ा रहा है, अपने आप को दूर बचा के खड़ा रहा है। और जब ये घोस्ट जो है वो दूर हुआ है, अब उसे यकीन हो गया मेरे पहुंचने से पहले घोस्ट यहाँ नहीं पहुंच सकता, तब वो गया है उसको खाने। अब क्या हुआ, इधर वो क्योंकि पैसिमिस्ट हो गया था तो बहुत ज़्यादा टाइम उसने ज़ाया किया। इसके मुकाबले में जब घोस्ट अच्छा था, बिल्कुल पहली वाली एग्जांपल हमने देख रहे हैं, तो ये रैंडम घोस्ट था हमारे पास और एक्सपेक्टिव मैक्स, रैंडम घोस्ट मिनी मैक्स हो गया। तो यहाँ चीज़ें क्लियर हुई हमारे सामने कि एडवर्सीरियल घोस्ट था और एक्सपेक्टिव मैक्स हमारे पास हम परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, रिस्क ले रहे हैं, अभी वो दूर नहीं है लेकिन फिर भी रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो अब चांस वही है कि घोस्ट आपके पास किस किस्म का है। अगर आपने पहले उसे गेम देख चुके थे, स्टडी कर चुके हैं इसके मुताबिक, पुरानी गेम्स पे आपने चेक किया, उसकी स्ट्रेटजी देख ली है, तब आप नेक्स्ट टाइम जब उसके अगेंस्ट खेलने जाएंगे तो आपने एक्सपेक्ट करना है कि नेक्स्ट वो कौन सा वाला ऑप्शन के तौर पे खेल सकता है। वो अपना बेस्ट खेल एडवर्सरियल के तौर पे खेलेगा या रैंडम तौर पे खेलेगा। तो आपने एक उसका स्कोर अपना बना लिया है कि नेक्स्ट टाइम वो किस तरीके से, किस तरह का घोस्ट होगा और या एनिमी होगा जिसके अगेंस्ट आप खेलने जा रहे हैं। तो अब ओपोनेंट को स्टडी जो है एक्सपेक्टिव मैक्स के केस में बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्कोर जो है आपके पास ख़राब हो सकता है।
ये तो होगी हमारे पास जीरो सम गेम्स। जीरो सम गेम्स क्या थे? दोनों एक ही यूटिलिटी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर दोनों अच्छा खेलते हैं तो रिजल्ट ज़ीरो है। दोनों में से एक अच्छा नहीं खेलता तो कोई एक जो है वो जीत जाता है। इसके अलावा दूसरी गेम्स सर हमारे आज पास, काफी नहीं है। दोबारा पूछिएगा। सर मैं कह रहा हूँ आज के लिए काफी नहीं है। बस ये टॉपिक से मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, बस मेन टॉपिक यहीं तक खत्म है। दूसरा ओपोनेंट हमारे पास क्या है? एक्सपेक्ट मैक्स की जगह एक्सपेक्ट मिनी मैक्स तरह की गेम्स, जिसमें हर इवेंट के बाद कुछ और इवेंट भी, एक मैक्स के बाद तो एक मिक्स बीच में, रैंडम इवेंट बीच में डाल दिया, उसके बाद ओपोनेंट जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। दोनों के केस में दोनों इसी तरह नहीं मालूम कि एक ओपोनेंट के बाद अगला फिर रैंडम इवेंट हो जाएगा, तो आपको नहीं मालूम कि अगला जो है वो जिस तरह भी परफॉर्म करेगा तो थर्ड ओपोनेंट बीच में क्या चीज़ शामिल कर देगा, जिसके नतीजे में ओवरऑल सिनेरियो फिर बदल जाएगा। तो इस तरह की गेम भी हो सकती हैं। उसको एक्सपेक्टिव मैक्स की जगह एक्सपेक्टिव मिनी मैक्स कर रहे हैं, प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और दरमियान में, दोनों के दरमियान में एक और रैंडम वाला जो है वो दरमियान में शामिल हो गया, जो गेम को दरमियान में चेंज कर देता है, एक रैंडमनेस बीच में ऐड कर देता है। कंप्यूटर गेम्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, दो ओपोनेंट प्ले कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से कुछ इवेंट जनरेट हो जाते हैं कि आप दो फाइटर वाली गेम खेल रहे हैं, स्ट्रीट फाइट की तरह या कोई और गेम खेल रहे हैं, तो कुछ साइडों पे कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर हिट करने की वजह से भी कोई इवेंट जनरेट हो जाता है या रैंडमली कोई इवेंट जनरेट हो जाता है। इन्वायरमेंट इस तरह का बनाया हुआ है जिसकी वजह से ओपोनेंट के रिजल्ट बदल सकते हैं। तो ये इस तरह की गेम भी हो जाती हैं जो मिक्स गेम्स होंगे। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ के अंदर फ़र्क आ सकता है कि अब सारे जो हैं अपने अपनी यूटिलिटीज़ मैक्स कर रहे हैं, एक यूटिलिटी नहीं है। प्लेयर्स एक से ज़्यादा हैं लेकिन हर एक के पास अपनी यूटिलिटी है, लेकिन पिक जिसने करना है वो डिफरेंट है। कार्ड गेम्स अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें हर एक ने अपने हिसाब से सिनेरियो बना रहे हैं और उसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट बदलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे सिनेरियोज भी बदल जाएंगे। कहीं ऐसा लगता है कि दो प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन वही दो प्लेयर दूसरे सिनेरियो में अगर दूसरे इवेंट में इस पॉइंट पे आने की जगह ये पॉइंट पिक कर रहा है, तो स्कोर अगर आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम के केस में, तो दोनों का रिजल्ट, ब्लू और ग्रीन का रिजल्ट बदल जाएगा। यहाँ पे ब्लू और ग्रीन जो हैं जब पिक करेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास यूटिलिटी चेंज करने से भी टोटल रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। अब तीनों हासिल यही कर रहे हैं कि उनकी यूटिलिटी जो है वो हाईएस्ट हो। क्या यहाँ से ग्रीन पिक कर रहा है तो ग्रीन क्या पिक करेगा? यहाँ से 6 पिक करेगा, यहाँ से 2 पिक करेगा, तो उसने इस वाली साइड को मूव करना है, यानी कि यहाँ पे स्कोर आपके पास 166 आ गया। ये वाली पॉइंट नहीं आएगी क्योंकि हाईएस्ट उसने पिक किया। यहाँ से जब उसने पिक किया ग्रीन वाले ने, तो ये 2 हायर है और 1 लोअर है, तो इसने 612 को पिक कर लिया। अब इस पॉइंट पे आगे ब्लू ने अपने वाले को पिक करना था हाईएस्ट। अब ब्लू हाईएस्ट इधर क्या है? ब्लू सेकंड था, इधर 6 है, इधर 1 है, तो ब्लू भी इसी साइड पे लेके गया, तो फिर दोबारा 166 हो गया। इस साइड पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, हमारे पास ग्रीन ने पिक किया तो ग्रीन 7 को पिक करेगा, इस साइड को पिक नहीं करेगा, और इस साइड से ग्रीन पिक करेगा तो 5 पिक करेगा, 5 to 5 पिक करेगा। ये ब्लू ने अपने को मैक्सिमम करना है। अब ब्लू जो है, अब आप देखें इस साइड पे लेस है, इस साइड पे ज़्यादा है, अब ब्लू इस साइड पे पिक कर रहा है, तो 5 to 5 हो गया।
अब इनमें से रेड ने अपने मैक्सिमम को पिक करना है। रेड मैक्सिमम कौन सा पिक करेगा? रेड पहली वैल्यू है तो वो भी इस साइड पे है। इस साइड पे देखें तो दोनों ऐसे लगता है कि दोनों हायर एक ही साइड पे हैं, ब्लू और ग्रीन, तो वो दोनों एक साइड पे एक दूसरे की हेल्प करें तो जीत सकते हैं। इस साइड पे अगर हम देखें तो ऑपोजिट है। एक साइड पे ब्लू जो है वो 1 है और ग्रीन जो है वो 7 है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे की कोऑपरेट करके भी जीत सकते हैं, दूसरी साइड पे कोऑपरेट ना करके भी जीत सकते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पे यही प्रेडिक्ट करना होता है। यहाँ पे रेंडमनेस आपके पास क्या है, आपने प्रेडिक्ट करना है किस तरीके से बाकी जो मर्जी अपना पिक आउट करें, आपकी यूटिलिटी जो है वो भी सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर प्रोवाइड आउट करे। नॉर्मली इस तरह के सिनेरियोज आप लोग जो हैं वो कार्ड गेम्स के अंदर देखते हैं कि सारे अपने पास जो हैं वो मैक्सिमम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि 2-3 जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कभी ये महसूस होगा कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल के अपने आप को जिताने की कोशिश कर रहे हैं।